नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों से किया संवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजन, अल्मोड़ा के लाभार्थियों से की बातचीत। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। मसूरी यमुना पेयजल योजना में देरी पर अधिकारियों को लगाई फटकार। मसूरी के विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। बीजेपी अलग अलग सम्मेलन से लोगों को जोड़ने की कर रही कोशिश, तो कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए कसी कमर। अब विधानसभा, एससी, एसटी और पूर्व सैनिक सम्मेलन। हरिद्वार में एक कृष हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। संपत्ति के लालच और अवैध संबंधों के चलते किया था मर्डर। उत्तराखंड में कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे का अलर्ट। माइनस में पहुंच गया तापमान। सड़कों पर चूने का छिड़काव। बर्फबारी से सफेद हुए पहाड़। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अल्मोड़ा जनपद के लाभार्थियों से संवाद किया। इन्हें विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाहर लाभार्थियों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं और उसका लाभ समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के विकास कार्य को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में 144 करोड़ की लागत से बनने वाली मसूरी यमुना पेयजल योजना को तय समय पर पूरा नहीं होने को लेकर जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं मसूरी में बढ़ते अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया। ऐसे में मसूरी में परिवहन के नियम अनुसार टैक्सी स्कूटियों का संचालन किया जाए। उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और नगर पालिका परिषद मसूरी को मसूरी के मुख्य चौराहे और मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास जगह चिन्हित कर शौचालय निर्माण करने के लिए निर्देश दिए। मसूरी को पहाड़ी की रानी कहा जाता है। रानी को सुंदर होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस काम को बड़ी ईमानदारी से कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मसूरी की पेयजल योजना, वो साकार होने जा रही है। शीघ्र ही उस योजना को हम यहाँ की जनता को समर्पित करेंगे और उस पेयजल योजना के बनने के बाद आने वाले 35 साल तक मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान होगा। सम्मेलन से लोगों को जोड़ने की कोशिश जोर शोर से कर रही है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। जिला सम्मेलन के बाद अब कांग्रेस विधानसभा, एससी, एसटी, पूर्व सैनिक सम्मेलन करके वोटर्स को जोड़ने का काम कर रही है। इसके साथ साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में इसकी अध्यक्षता खुद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने बताया कि सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस दिन प्रतिदिन मजबूत होती नजर आ रही है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव की 5 सीटों की जीत का रास्ता आसान दिख रहा है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।
हमारे लगभग 90% हमने जिला सम्मेलन समाप्त कर दिए हैं। सारे लोकसभा क्षेत्रों, केवल हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र अभी बचा हुआ है। देहरादून और हरिद्वार के जिला सम्मेलन होने हैं। इसके बाद हमारे इस महीने विधानसभा के सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे अनुसूचित जाति के सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। माननीय अध्यक्ष जी ने सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करने का कार्यक्रम चलाया है और अध्यक्ष जी के साथ सारे वरिष्ठतम नेतागण जिला सम्मेलनों में सम्मिलित हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की और अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान उनके समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल सहित नैनीताल उधम सिंह नगर के कई कांग्रेसी दिग्गज दिखाई दिए। प्रेस वार्ता में डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कहा कि वो 40 साल से कांग्रेस में जुड़े हैं और विभिन्न सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर पार्टी संगठन के लिए लगातार काम करते रहे हैं और किसानों के लिए उन्होंने सड़क से लेकर हाईकोर्ट तक कई लड़ाइयां लड़ी हैं। राज्य आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। ऐसे में अब उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी में लोकसभा सांसद के लिए दावेदारी पेश की है और अपने पार्टी आलाकमान से अवगत करवाया है। हमारे जितने भी मित्र लोग दावे दे रहे, अच्छी बात है, ये लोकतंत्र सबको अधिकार है, लेकिन हमें यकीन है हमारे बहुत से मित्रों का मेरे पास फोन आ चुका है, उपाध्याय जी आप अगर लोकसभा का अगर दावेदारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, डिजर्विंग कैंडिडेट है, ये हमारे मित्र ने कह रखा। मुझे यकीन है सब लोगों की, जितने संगठन के लोग, सब लोगों की भी यही कहना है कि नया चेहरा आए, नया चेहरा आना चाहिए और आने वाले जिसमें विजन हो, सोच हो, दौड़ भागने की शक्ति हो, ये तमाम बातें सब लोगों को रखें, तो हमें यकीन इस बेस में हम कह रहे हैं। अच्छा, अरे मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ, 40 साल से लगातार निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ, बिल्कुल मैं साथ दूंगा। मैं कैसे सर्द मौसम में मंगलोर की राजनीति गरमाने लगी है। बसपा के पूर्व चेयरमैन दिलशाद अहमद अपने समर्थकों के साथ मंगलोर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद मंगलोर की राजनीति ने एक और करवट ली है। बता दें कि मंगलोर के बसपा विधायक हाजी सरवत करीम के निधन के बाद मंगलोर में उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं हाजी सरवत करीम अंसारी के सिपह सालार कहे जाने वाले डॉक्टर शमशाद कुछ दिनों पहले हाजी सरवत से किनारा कर चुके थे, पर अब चुनाव करीब आते ही डॉक्टर शमशाद अपने पूर्व चेयरमैन दिलशाद अहमद और तमाम समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हमारे भाई डॉक्टर शमशाद साहब, मंगलोर के चेयरमैन हाजी दिलशाद साहब, दोनों अपने साथियों के साथ कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस में आस्था व्यक्त की है राहुल गांधी जी खड़गे साहब के नेतृत्व में, तो इससे हमको बहुत मजबूती मिलेगी। मंगलोर में विधानसभा का बाई इलेक्शन है और लोकसभा का चुनाव भी है। हम लोग मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी सोनिया जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में, करण महाराज जी के नेतृत्व में, हरीश रावत जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ परास्त करेंगे। राजनीतिक गतिरोध हो सकते हैं, लेकिन मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। मतभेद थे लेकिन मनभेद नहीं थे। तो आज हम फिर एक साथ हैं, एक जगह हैं। तो आज तो मैं उस परिवार में जहाँ मैंने बोलना सीखा है, आज मैं उसी घर में वापसी की है जहाँ जो मेरे उस्ताद मोहतरम का घर है, काजी मयूद्दीन साहब का घर है। आज मैं फिर वहीं वापसी कर रहा हूँ। डॉक्टर शमशाद साहब, दिलशाद जी चेयरमैन साहब कांग्रेस परिवार का हिस्सा हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपने पूछा कि कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है। कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर के, आदरणीय राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से प्रभावित होकर के आज वो कांग्रेस में आए हैं और निश्चित रूप से उनके आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और जैसा आपने उनसे भी वार्ता भी की है कि वो मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। मैं मानता हूं आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस परिवार एकजुट होकर के बहुत अच्छे परिणाम आपको देगा।
जोशीमठ देवनागरी में 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर के प्रथम तल का उद्घाटन होने के शुभ अवसर पर लगातार सभी मंदिरों में पूजा अनुष्ठान का कार्य बड़े ही जोरों शोरों पर देखने को मिल रहा है। यहां तो लगातार राम भक्तों की टोली सभी प्रतिष्ठानों में जाकर लोगों को भगवान रामचंद्र के दर्शन हेतु निमंत्रण पत्र देते हुए देखे जा रहे हैं। बता दें कि आजकल जोशीमठ देवनागरी में कुछ दिनों से लगातार जय श्री राम जी के जयकारे भी खूब गूंज रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार रामलला के दर्शन हेतु जोशीमठ से एक टोली राम भक्तों की अयोध्या पहुंचेगी, जिसकी तैयारी में आजकल लगातार राम भक्त लगे हुए हैं। से कि राम मंदिर के जो राम मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है, उसके शुभ अवसर पर आज हम जोशीमठ के मुख्य बाजार में सभी प्रतिष्ठानों में अक्षत, निमंत्रण पत्र और राम जी के चित्र देकर सब लोगों को बुलावा के लिए निमंत्रण देने जा रहे हैं और सभी राम भक्त एक टोली के रूप में हर प्रतिष्ठान पे जा रहे हैं। हत्याकांड को हरिद्वार के एसएसपी ने थाना कनकल में हत्या का खुलासा किया है। बताया गया है कि अभियुक्त को जगजीतपुर क्षेत्र से उस वक्त दबोचने में कामयाबी हासिल की गई जब वो मृतक के फोन और घटना के दिन पहनी गई खून से सनी टी शर्ट को लेने के लिए जा रहा था। अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जानकारी मिली है कि संयोगिता हत्यारोपी अमित कटारिया के रिश्ते में चाची लगती है, जो अपने पति के मरने के बाद कनखल स्थित मकान में अपने बच्चों के साथ रहती है। मृतक कर्ष इन्हीं का इकलौता बेटा था। 1 तारीख को थाना कनखल में एक 17 वर्षीय युवक की बच्चे की एक हत्या का मामला संज्ञान में आया है। इसका नाम यश उर्फ कृष था और ये रात के समय अपने परिजनों से कह के अपने एक परिचित स्थान बाहर निकला था। उसके बाद सुबह इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेकर तत्काल इसमें पंजीकृत किया गया था। तहकीकात के बाद जब सारी चीज़ें जब इसके खुलासे में आए तो इसमें इसी का एक परिचित अमित कटारिया जो है वो इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में सामने आया है। बाकी अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। और जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से खबर है, जहां सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर प्रगतिशील महिला एकता केंद्र और प्रगतिशील भोजन माता संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस निकाला और उप जिलाधिकारी जसपुर को अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की कार्यकर्ता शाहिस्ता ने बताया कि भोजन माता लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया था कि भोजन माता का मानदेय 5000 किया जाएगा, लेकिन अभी तक घोषणा इधर उधर में लटकी हुई है। हमारी मुख्य मांग है कि भोजन माता को स्थायी किया जाए और जो घोषणा की गई थी 5000 रुपए की, उसे तत्काल लागू किया जाए। साथ ही भोजन माताओं को स्थायी किया जाए और न्यूनतम वेतन 15000 किया जाए। इसको लेकर आज उप जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया और अगर कहा गया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे यूनियन एक्शन लेगी। भोजन माता संगठन जो है लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और जो है वो आज जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आया हुआ है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने ये बात करी थी कि हम तत्काल जो है 5000 रुपये लागू करेंगे। वो मांग भी जो है जो घोषणा की थी वो भी अभी तक अधर्मी लटकी हुई है। फिर और स्कूलों में बहुत सारे स्कूलों में अभी भी जो है भोजन माताएं जो है चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर हैं और उनके अलावा जो भोजन बनाने का जो उनका काम है उसके अतिरिक्त भी उनसे काम कराया जाता है। चाहे फील्ड साफ कराना हो, टॉयलेट साफ कराना हो या उसके अलावा भी बहुत सारे काम है जिसमें भोजन माताओं को लगाया जाता है। भोजन माताओं द्वारा जो है अपनी कुछ सुविधाओं को लेकर यहाँ पे धरना दिया गया और एक ज्ञापन दिया गया जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं। उसके बारे में शिक्षा विभाग से बात की जाएगी। जितना पॉसिबल है, जो अगर यदि जिला स्तर से संभव है उसको पूरा करना तो हम जिला स्तर से पूरा उसको करने के लिए प्रयास करेंगे, नहीं तो शासन स्तर पे उसको भेजा जाए। आमतौर पर पुरुषों द्वारा वाहन चलाना देखा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाएं इस दौर को बदलते हुए नजर आ रही हैं। बता दें कि राजधानी देहरादून के आरटीओ कार्यालय में बीते वर्ष 2023 में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा महिलाओं द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के आवेदन किए गए हैं। इस बात को लेकर देहरादून के आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि वर्ष 2023 में
8,500 ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं, जिनमें से 2,000 से ज्यादा लाइसेंस महिलाओं के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं को वाहन चलाने को लेकर निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी जा रही है और हमारा ये प्रयास है कि आगे चलकर महिलाएं टैक्सी भी चलाएं। अब इस मामले में जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है। पहले जब हम लोग देखते थे तो काफ़ी कम महिलाएं मिलती थी सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए, लेकिन अब महिलाएं काफ़ी आगे निकल कर आ रही हैं। ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है और देहरादून में तो महिलाओं में ड्राइविंग सीखने के प्रति जो क्रेज़ है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारे आरटीओ ऑफिस देहरादून में इस साल भी 8,500 ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक बने हैं, जिनमें 2,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस महिलाओं के हैं। मेरा सुझाव है कि महिलाएं और भी आगे आएं। परिवहन विभाग हमेशा तत्पर है उनको सेवा देने के लिए। वहीं हिट एंड रन कानून के विरोध में हुए आंदोलन में जहां आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं इस आंदोलन में सबसे ज्यादा नुकसान परिवहन विभाग को उठाना पड़ा है। जहां उत्तराखंड परिवहन विभाग की बात की जाए तो पिछले 2 दिन में चालकों की हड़ताल की वजह से रुद्रपुर डिपो को लगभग 25 से 26 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। ये आंकड़ा सिर्फ एक डिपो का रहा है। अगर और डिपो की बात की जाए तो करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। नववर्ष के पहले ही दिन हिट एंड रन कानून के मामले में चालकों द्वारा वाहनों के पहिए जगह जगह थाम दिए गए थे, मगर अब सरकार से वार्ता के बाद अब चालकों ने स्टीयरिंग थाम लिए हैं और वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया गया है। गाड़ियाँ जीरो रहीं तो करीब 13 लाख एक पर डे का हमारा कलेक्शन होता था और दूसरे 2 तारीख को कुछ गाड़ियाँ चलाई, लेकिन उतना अचीवमेंट नहीं मिल सकता, उसमें भी हमें काफ़ी नुकसान हुआ। तो 13 के हिसाब से लगाइए, एक दिन में हमारा 13 लाख, तो 2 दिन में 25 से 26 लाख रुपए का लॉस हुआ है और यात्रियों को भी इसका काफ़ी आवागमन में असुविधा हुई है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार पहुंचकर 490 लाख रुपए से नहर के पुनरुद्धार के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि खोह नदी से लगी हुई खोह नहर के जीर्णोद्धार के लिए सिंचाई विभाग ने 4.91 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाया था। उसके लिए पैसा भी आ गया है और इस कार्यक्रम के भूमि पूजन में पहुंची हूं। मेरा लगातार प्रयास है कि कोटद्वार की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। उसी कड़ी में खोह नदी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। विभाग के द्वारा जो बाई खो नहर है, नदी की नहर है, उसमें उसका रेनोवेशन जीर्णोद्धार करने के लिए 4 करोड़ 77 लाख के करीबन एस्टिमेट बना था और वो फंड आज आया है और इस कार्यक्रम के भूमि पूजन में हम यहाँ पहुँचे हैं और यही प्रयास है कि जिस तरह की कठिनाइयाँ कोटद्वार में लोगों को हैं, उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को दूर करें और धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन पर हम कार्य करें और उसी की कड़ी में ये एक काज है जहां हम खो नदी की जो बाई नहर है उसमें उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने वन मंत्री सुबोध उनियाल की शिकायत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंत्री द्वारा न्यायालय के प्रति की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी का वो घोर विरोध करती हैं। उनको देखते हुए वो कोर्ट को स्वतः संज्ञान के लिए शिकायत पत्र भेज रही हैं। बता दें कि पिछले दिनों एक ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कोर्ट को गाली दी जा रही थी। ये बातचीत का वीडियो भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा का तब का है जब वो वन मंत्री से बात करते हुए सुनाई दिए जा सकते हैं। हालांकि वन मंत्री अपनी वॉइस को लेकर इंकार कर चुके हैं कि वो वॉइस उनकी नहीं है। भीमताल के विधायक राम सिंह कैड़ा ने टेलीफोन किया सुबोध उनियाल वन मंत्री को वन्य जीव आतंक को लेकर और मदद तो खैर उनको नहीं मिली, लेकिन हाँ भर भर के न्यायालय के लिए गालियां हम लोगों को जरूर सुनने को मिली। वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन वायरल हो गया मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, सोशल मीडिया में। 29 दिसंबर की घटना है और आज 3 जनवरी 2024 में हम हैं, यानी 4 दिन इंतजार करने के बाद भी जब हमने देखा कि कोई कार्यवाही मंत्री पर नहीं हो रही है, जबकि ये संगीन अपराध है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये उनकी शान में गुस्ताखी है
क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांगेस्ट पिलर हैं जिस पर लोकतंत्र खड़ा है और जो संविधान के संरक्षक हैं। ऐसे में न्यायालय का अपमान हर उस वकील का अपमान है जो उस न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रहा है। बुधवार को चंपावत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवानी पसबोला ने न्यायिक बंदी गृह लोहाघाट में नशा मुक्त जागरूकता अभियान पखवाड़े की शुरुआत करते हुए बंदी गृह में बंद कैदियों को नशे के प्रति जागरूक करते हुए उनकी काउंसलिंग की है और नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी गई है। सचिव शिवानी पसबोला ने कैदियों को समझाते हुए कहा कि नशा तनाव दूर करने का साधन नहीं है। इस अवसर पर सभी बंदियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई गई है। कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण सचिव ने बंदियों से उनके खान पान और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेने के साथ साथ बंदियों को निशुल्क अधिवक्ता चाहने बाबत पूछा गया और कानूनी जानकारी से युक्त कानूनी ज्ञानमाला पुस्तक और नशा मुक्त जागरूकता के पंपलेट भी वितरित किए गए। विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश हैं कि जनपद में पूरे राज्य की सभी जनपदों में 1 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए। उसमें वृहद जन जागरूकता की जाए। तो हमने इसकी शुरुआत कर दी है जनपद में। आज चूँकि बुधवार था जेल समीक्षा दिवस, तो इस उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर भी एक छोटा सा जागरूकता शिविर किया, क्योंकि कई बार हमारे कैदियों के बीच से ये बातें आती हैं कि कुछ लोग नशे के आदी हैं, उस कारण से कईयों को कुछ प्रकार के संक्रमण भी हो गए हैं। तो हमने इसकी आवश्यकता समझी कि उनके बीच पूरी जन जागरूकता की जाए। बिग बॉस सीजन 17 के प्रतिभागी रहे अनुराग डोभाल बुधवार को जोली ग्राउंड एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बिग बॉस पर कई बड़े आरोप लगाए और शो को फेक भी बताया। बता दें कि अनुराग डोभाल डोईवाला में भानियावाला के रहने वाले हैं, जो जाने माने यूट्यूबर भी हैं। बिग बॉस शो से 1 जनवरी को बाहर हो चुके हैं, जिसके बाद आज वे जोली ग्राउंड एयरपोर्ट पहुंचे और परिजनों और फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। अमेजिंग एक्सपीरियंस था और अच्छा लगा। मैं जब बिग बॉस एंटर करा था तो मैं एक जैकेट पहन के एंटर करा था जिस पे UK0 7 था, और मैंने हमेशा ये बोला था कि अपने नाम से पहले जब मुझे लगा कि UK7 से का नाम गया है तो बहुत अच्छा लगा। को ये बोलना चाहूँगा शुक्रिया जिन लोगों ने भी सपोर्ट करा, एंड स्पेशली उत्तराखंड से जितने भी पहाड़ी लोग थे, जौनसारी लोग थे, गढ़वाली लोग थे जिन्होंने सपोर्ट करा। मैं बाहर आकर के सब लोगों से देखा कि उत्तराखंड से कितना सपोर्ट था, एंड जब अपने स्टेट से इतना सपोर्ट मिलता है, इतना प्यार मिलता है। अभी भी इतने सारे लोग आए हैं, अभी कुछ अपडेट नहीं करा था, बट थैंक यू सो मच सब लोगों को जिन्होंने सब बिग बॉस के लिए। बिग बॉस की रियलिटी सब लोगों को पता है, अनफेयर एविक्शन था। अल्टीमेटली कोई भी जीते, बट मुझे पता है कि मैं लोगों का दिल जीत के तो बाहर आ ही गया हूँ। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अब अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। बता दें कि नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कहा कि वो 40 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं और विभिन्न सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर पार्टी संगठन के लिए लगातार कार्य करते रहे हैं और किसानों के लिए उन्होंने सड़क से लेकर हाईकोर्ट तक कई लड़ाइयां लड़ी हैं कि उन्हें अवसर मिला तो वो बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच में ले जाकर ये सीट कांग्रेस की झोली में लाकर दिखाएंगे। हमारे जितने भी मित्र लोग दावेदार, अच्छी बात है, ये लोकतंत्र सबको अधिकार है, लेकिन हमें यकीन है हमारे बहुत से मित्रों का मेरे पास फोन आ चुका है। उपाध्याय जी, आप अगर लोकसभा का अगर दावेदारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, डिजर्विंग कैंडिडेट, ये हमारे मित्र ने कह रखा। मुझे यकीन है सब लोगों की, जितने संगठन के लोग, सब लोगों की भी यही कहना है कि नया चेहरा आए, नया चेहरा आना चाहिए और आने वाले जिसमें विजन हो, सोच हो, दौड़ भागने की शक्ति हो, ये तमाम बातें सब लोग रखें। तो हमें यकीन इसी बेस में हम कह रहे हैं। अच्छा, अरे मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ, 40 साल से लगातार निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ, बिल्कुल मैं साथ दूंगा। मैं कैसे फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों को लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।